हिमांशु जी, मैं आपसे अब एक चीज पूछ रहा हूं। बीजेपी की जो जो जब लड़ाई होती है तो बहुत स्ट्रेटेजिकली लड़ती है। अभी हम लोगों ने बिहार का एक बाई इलेक्शन था और गोपालगंज का, और वहां पे एमएलए की सीट पे बीजेपी एआईएमआईएम का एक व्यक्ति आके लड़ता है। मतलब एक पार्टी जो तेलंगाना की है उसका व्यक्ति आके वहां लड़ता है, तेलंगाना में के बाई इलेक्शन नहीं लड़ता है, और यहां पे 12,000 वोट पाता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, एक बीएसपी का कैंडिडेट, बीएसपी यूपी में बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, जाके बिहार के गोपालगंज में लड़ती है, और एक को 12,000, एक को 8,000 वोट मिलते हैं, और इससे कम मार्जिन से वहां हार जीत होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम भी 20 कैंडिडेट गुजरात में उतार रही है। ये बहुत स्पष्ट है, धीरे धीरे होता जा रहा है कि एआईएमआईएम की जो भी स्ट्रेटेजी हो, उस स्ट्रेटेजी से फायदा बीजेपी का हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि एआईएमआईएम के आ जाने से फायदा बीजेपी का ज्यादा होगा कि कांग्रेस का होगा कि आपका होगा? थोड़ा इस पे भी बता दें, और एक जनरल गुजरात के बारे में भी थोड़ा बता दें। डेफिनेटली एआईएमआईएम को लाने का मकसद ही ये है कि एआईएम जब आती है तो उनके जो नेता है ओवैसी, वो ऐसे स्टेटमेंट्स लगाते हैं जहाँ पे हिंदू सेंटिमेंट खड़ा हो जाता है। लोगों को लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो हम क्या करेंगे। तो डेफिनेटली एक मेजोरिटी वोट बैंक, जिस तरीके से आपको मतलब डर की राजनीति अगर बोलो तो डर की राजनीति, तो उस तरीके से एक मेजोरिटी वोट बैंक सेंटिमेंट आपके साथ खड़ा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, माइनॉरिटी वोट जो कांग्रेस को मिलने वाले होते हैं वो कट जाते हैं। तो इस वजह से बेसिकली ऐसे जो मतलब वोट कटवा पार्टी जिनको आप बोलते हैं, खास करके हिंदी हार्टलैंड में, ऐसी वोट कटवा पार्टीज और उसके कैंडिडेट्स को आई मीन लिया जाता है मैदान में। पर गुजरात में इस बार बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने ट्रैवल किया, दूर दराज के गांवों से मैंने लोगों से बातचीत की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार गुजरात के चुनाव जो है वो विकास और राजनीति बनाम बेसिक्स, मतलब आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन, फ्री हेल्थ एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, इन मुद्दों पे इसलिए आ गई कि 100 रुपए का पेट्रोल ठीक है महंगा है, आप सस्ता नहीं कर पाएंगे, आपका डॉलर के सामने मतलब रुपया गिर रहा है, सॉरी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। पर ऐसे माहौल में अगर मान लीजिए कि कोई हमको कुछ बेसिक सब्सिडाइज चीज देता है, 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे हमारा 1500-2000 का बिल बचता है महीने का। अगर फ्री हेल्थ एंड फ्री एजुकेशन देता है, उसमें कहीं ना कहीं 15-20 हजार की बचत होती है। तो ये कुल मिला के 18-20 हजार की बचत अगर हमारी होती है तो ये अच्छी बात है। लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, लोगों को भी एस्पिरेशंस है। और दूसरा क्या हुआ है, विकास और प्रगति की जो राजनीति है वो ज्यादातर शहरों तक सीमित है। मतलब आप अगर 4 डिस्ट्रिक्ट्स के आंकड़े देखेंगे, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, तो 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ मतदाता यहाँ पे है। तो ज्यादातर फोकस जो अर्बनाइजेशन और जो विकास की बातें होती है, मेट्रो ट्रेन है तो अहमदाबाद में है, गांव के दूर दराज इलाकों में मेट्रो ट्रेन का कोई फायदा नहीं है। अटल ब्रिज है तो साबरमती के पुल पे है, वहां पे नहीं है। अगर अटल ब्रिज पे जाना है तो आपको मतलब दूर दराज के गांव से कहीं से जाना है किसी को, मैं एक्सट्रीम का गांव लेता हूँ जहाँ पे लास्ट स्टेशन है गुजरात में ओखा, अगर वहां से किसी को आना है अहमदाबाद, अटल ब्रिज घूमना है या मेट्रो घूमना है, तो 1000 रुपया लगेगा उसको, और पूरा एक दिन वेस्ट हो जाएगा, उसकी दिहाड़ी वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे माहौल में लोगों को लगता है कि अब बात आ गई है बेसिक्स पे। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात ठीक है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ साथ जब कोई बेसिक्स कहीं पे छूट गए थे, क्योंकि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात का जो माइंडसेट है ज्यादातर व्यापारी प्रजा है, तो वो पैसा दे के सर्विसेज दे देती है। तो प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से होने लगा, आई मीन आरोग्य की सेवाओं का या फिर शिक्षा की सेवाओं का, तो उसमें कहीं पे मतलब किसी ने कुछ देखा नहीं। बट अंत में क्या होता है कि नौकरियां नहीं मिल रही है। जब परीक्षा आती है, सरकारी नौकरियों की बात आती है, तो पर्चे लीक हो जाते हैं। गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे नौकरियां मिल रही है, पेंशन वाली स्कीम नहीं है। तो बाद में कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अब मुद्दा बेसिक्स की राजनीति अगर कोई कर रहा है, बेसिक्स फ्री दे रहा है, तो ठीक है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट आप कीजिए, हम 100 रुपए का पेट्रोल भी लगवाएंगे, लेकिन बेसिक्स में अगर कटौती होती है तो ये महंगाई के जमाने में हमको शायद ये एक कुशन मिल जाएगा, एक डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। दूसरा क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं नाराजगी 27 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि नरेश पटेल जो खोड़लधाम कमिटी जो है, खोड़लधाम जो देवा पटेलों का एक संस्थान है, धार्मिक संस्थान, उनके सर्वे में निकला था कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है
कि जो विकास पहुंचना चाहिए दूर दराज के गांवों तक वो नहीं पहुंचा है। तो ये इनके सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ है, पाटीदार लेवा पटेलों के सर्वे में। और साथ ही साथ ये भी बात है कि जिस तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइज होने के बाद, फीस भरने के बाद नौकरियां नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं युवाओं में भी नाराजगी है। ये सब मुद्दे हैं। अब इस सब मुद्दों के बीच सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुजरात का अगर आप टर्न अराउंड देखेंगे वोटर्स का, तो 10 में से 7 वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाते हैं, जिसमें से बीजेपी को 50%, 49-50% वोट शेयर मिलता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर मिलता है, और बाकी 10% अदर्स को मिलता है। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की चैलेंज इस इलेक्शन में यह है कि वो 7 में से 3.5 वोट कैसे अपने अकबंद रखेगी, और कांग्रेस की चैलेंज ये है कि वो 2.5 वोट अपने कैसे अकबंद रखेंगे, 2.5 या 2.25। और विपक्ष की या जो अपक्ष या छोटे छोटे दल है उनकी चैलेंज है कि वो 0.7% जो वोट शेयर है उनका या वोट बैंक है वो कैसे अकबंद रखेंगे। इस बार इस चुनाव में 4.90 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाने वाले हैं। पिछले चुनाव में 4.35 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 3 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक गए। भारतीय जनता पार्टी को 1.47 करोड़ वोट्स मिले, कांग्रेस को 1.23, तो वो मिला के होता है 2.70, और बाकी के 30 लाख वोट्स अपोजिशन अदर्स को मिले। अब उस गणित को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके 1.25 करोड़ कार्यकर्ता है, तो वो 1.25 करोड़ कार्यकर्ता के वोट अगर मैं निकाल देता हूं, मैं मान के चलता हूं उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया है, तो 1.25 करोड़ कार्यकर्ता मिलकर 22 लाख वोट्स बीजेपी के लिए लाए थे, यानी कि 5 कार्यकर्ता 1 वोट लाया था। तो इस वक्त अगर हम उसी सिनारियो पे बात करें, 99 सीट्स 50% वोट शेयर, तो 3.5 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाएंगे। उसमें से बीजेपी को 1 करोड़ 75 लाख वोट चाहिए, तो उनके कार्यकर्ताओं को अगर मैं निकाल देता हूं 1.25 करोड़ कार्यकर्ताओं, तो 50 लाख वोट्स, यानी कि 5 कार्यकर्ता को 2 वोट लाने पड़ेंगे। जो महंगाई वाला मामला है, बेरोजगारी वाला मामला है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही एक चैलेंजिंग सा लग रहा है। सामने आम आदमी पार्टी की चैलेंज क्या है? आम आदमी पार्टी की चैलेंज है कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात के इलेक्शंस को लेके नहीं है, तो उनको 0 से 3.5 तक जाना है अगर उनको टक्कर देनी है बीजेपी को। और जैसे एक स्टेटमेंट आया था सोलंकी जी का कि वो तैयार है गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी के साथ, तो कांग्रेस के 2-2.5 वोट अगर आम आदमी पार्टी 1.5-2 वोट लेके आती है, गुजराती में जो कहावत है, एक कहानी है, चक्की लाई चोखा नो दानो ने चक्को लाई मगनो दानो ने बने बनावी खिचड़ी, मतलब दोनों एक मूंग का दाना लाए, चोखा का दाना, एक चावल का दाना लाए, दोनों ने बना के खिचड़ी बनाई। तो ऐसी खिचड़ी सरकार की संभावना अगर ये हो सकता है तो हो सकती है। पर एक कॉर्पोरेट ने जिस तरीके से मुझे बोला है कि हंग हाउस इज व्हाट वी सी, आई एम यूजिंग द वर्बटिम ऑफ द वर्ड्स, हंग हाउस इज व्हाट वी सी। तो बीजेपी में बहुत ही बौखलाहट है। बीजेपी मतलब आप अगर देखेंगे गुरुवार से लिस्ट आ रही है, आने वाली है, आई नहीं आई, अभी आई, 9 बजे आई, 9:30 बजे आई, 11:30 बजे आई, 12:30 बजे तक लिस्ट नहीं आई, दूसरे दिन 10 बजे लिस्ट आई, और गुरुवार से लेके अब तक बीजेपी मीडिया में छाई हुई है। लिस्ट आ गई, ऑल ऑफ अ सडन 160 कैंडिडेट्स, तो वहां पे जिस तरीके का माहौल हुआ, जो एक पूरा इंजीनियर्ड रिवोल्ट अभी मैं देख रहा हूं, मैं उसको इंजीनियर्ड रिवोल्ट मानता हूं, क्योंकि ये सही में रिवोल्ट नहीं है। अगर रिवोल्ट होता सही में तो पार्टी के 3 टुकड़े हो चुके होते। तो ये इंजीनियर्ड रिवोल्ट है, एक सिंपैथी वेव बिल्ड करने के लिए, जहां पे लोग नरेंद्र मोदी जी को ऐसे देखेंगे वो अकेले लड़ रहे हैं, और तब जाके वो जब अभी एक 15 दिन में जिस तरीके से उनका कारपेट बॉम्बिंग होने वाला है तीनों पार्टियों का, तो उसमें ये बात आएगी, आप मेरे चेहरे को देखिए, जो आपने कहा अपने वक्तव्य में पहले ही, तो मेरे चेहरे को देखिए, कैंडिडेट को मत देखिए। तो एक सिंपैथी बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं। बेसिक्स की राजनीति चल रही है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बना। आप क्या बात करेंगे विकास को लेकर जब मोरबी का पुल आपके सामने खड़ा है? आप क्या राजनीति करेंगे हिंदू मुस्लिम को लेकर जब मुस्लिम लड़कों ने वहां पे जाके 50 लोगों की लाश निकाली थी मोरबी में से? और जिस तरीके से माहौल बन गया है गणपति और लक्ष्मी की जो मूर्तियों को लेके, तो पूरा का पूरा मामला है कि बीजेपी हर तरह से गिर चुकी है। तो जब आप हर तरह से गिर चुके हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में फायरिंग करो, ये स्ट्रेटेजी बीजेपी ने अपनाई है, और वो इसी लेवल पे जा रही है। और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है। ये रिवोल्ट की जो खबरें आ रही है, देखिए विपुल चौधरी ने क्या किया। विपुल चौधरी पहले आप में गए, बाद में बोल रहे अब मैं नहीं लड़ने वाला हूं। तो ये कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट डैमेज इन पॉसिबल मैनर। एंड बीजेपी मतलब बहुत बौखलाहट में। तो क्लियर मैंडेट इस बार हो सके या होगा, वो मतलब हमको 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ऐसे माहौल में अगर मैं बोलूं तो हार जीत
100 या 200 वोट से ज्यादा से हो नहीं सकती है, जैसे यूपी में हुआ था। तो ये मामला मुझे दिख रहा है इस बार इस इलेक्शंस में गुजरात। हिमांशु भाई, एक चीज आपसे जरा एक चीज समझने की दृष्टि से कह रहे हैं, एक नए तरह का पैंतरा अभी परसों नरसों आया है, नया है बिल्कुल। मोदी जी ने ये कहना शुरू किया कि मुझे रोज 2-3 किलो गाली पड़ती है। अब वो 2-3 किलो, एक तो कैसे उसको तौलते हैं नहीं मालूम, लेकिन वो कह रहे हैं 2-3 किलो रोज गाली पड़ती है। और वो कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड की बात हो रही है कि अच्छा, नॉर्मली देखिए तो सबसे ज्यादा गाली तो बीजेपी के लोग देते हैं और अजीब सी भाषा का प्रयोग करते हैं सबके लिए। तो ये जो जिसको कहते हैं ना कि गुजरात मानुस की बात क्या हो रही है, मतलब वो अपने को कहीं ना कहीं कि मैं गुजरात का, मुझे 2-3 किलो गाली पड़ती है, सब लोग दुनिया गाली देती है, मैं आपके लिए, ये कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है क्या हिमांशु भाई? 2002 में भी एक ऐसा कार्ड खेला गया था। उन्होंने बोला था कि मैं प्रातस्मरणीय हूँ, यही बात उन्होंने की थी कई सभाओं में कि मुझे रोज लोग मिलके मुझे कोसते हैं, और 2002 में उस तरीके से जीत गए। तो डेफिनेटली उनका एक ये रहता है कि आप चर्चा में कैसे रहेंगे। जैसे मैंने बताया, गुरुवार से लेके आज तक, कल तक मतलब अगर आप देखें, आज तक रात शायद, तो बीजेपी की ही खबरें थी। अभी ये श्रद्धा का जो मर्डर केस है, तो वो अभी खबरों में आया है, लव जिहाद का एंगल है उसमें, तो वो भी मतलब पॉलिटिकल मुद्दा डेफिनेटली बनेगा। गुजरात के चुनाव है, तो इस मुद्दे को तो मतलब वो जाएगा ही जाएगा। और कुछ बीच में भूकंप आ गया, तो वो फुटेज थोड़ा भूकंप ने खा लिया। बाकी आप देखिए, पूरी की पूरी खबरें यही है। उसी टाइम अगर आप बोलेंगे कि मुझे गालियां पड़ती है, तो वो चलता है लाइव स्पीच में, अगर ये सब टेलीविजन में चलता है, तो डेफिनेटली विक्टिम कार्ड है। और इस बार क्या हुआ है कि जिस तरीके से 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोल दिया था, तो आपने उस मुद्दे को लेके आप चले गए ना, आपने मतलब एक अच्छी खासी बैटिंग खेल ली उस पर। इस बार क्या हो रहा है, इस बार कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष या आम आदमी पार्टी मोदी जी को कहीं टारगेट नहीं कर रही है। समझ लीजिए आप, एक गलती जो कांग्रेस ने कर दी, वो मैनिफेस्टो में ये कर दी कि हम स्टेडियम का नाम हटा देंगे। तो शायद उस मुद्दे पे राजनीति हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। हुई नहीं है, लेकिन अभी 15 दिन जिस तरीके से कैंपेन होने वाला है नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें शायद ये बातें आएंगी और ये पूरा हिसाब दिया जाएगा कि कितने रोड है इनके नाम पे, कितने पुतले हैं इनके, और मेरा तो एक स्टेडियम का था, तो क्या प्रॉब्लम है, गुजरात का बेटा हूँ, ये वो। तो वो सिंपैथी और विक्टिम कार्ड बिल्कुल खेला जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि गुरुवार से जिस तरीके से माहौल बना है मीडिया में, कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी वे बीजेपी गेन करना चाहती है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन आप डिसाइड करो वोटर्स कि आपको क्या करना है। ये उल्टा भी पड़ सकता है, ये बहुत बड़ा गैम्बलिंग है, आप समझिए, लेकिन ये उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन ये हो रहा है, ये सही बात है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये मतलब एक पब्लिक की सहानुभूति लेके आपको जीतना है। जी जी, ये मेरे मन में एक जिज्ञासा बहुत दिनों से थी। पूरे देश में कहा जाता है कि भाई अंबानी जी और अडानी जी तो भाई गुजरात के हैं। मुझे ये बताइए, आप भी गुजरात से, क्या कोई एक्स्ट्रा फेवर गुजरात को अंबानी जी और अडानी जी के होने से मिलता है, या ज्यादा मुसीबत है? कभी कभी ऐसे लोगों की मुसीबत हो जाती है। मैं कई मंत्रियों को जानता हूं, अपने जिले में जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि ना आए भाई, नहीं तो सारा जिला परेशान हो जाता है। तो अंबानी जी अडानी जी गुजरात के लिए वो ठीक है, दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के हैं, तो गुजरात का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन गुजरात को कोई फायदा ग्राउंड पे हो रहा है इन दोनों लोगों का, गुजरात के होने से, अंबानी और अडानी जी के? देखिए, दोनों ग्रुप्स की फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स जो है वो गुजरात में है। अगर आप अंबानी का फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ओल्ड इकोनॉमी के मुताबिक अगर आप देखेंगे, आजकल तो वो न्यू इकोनॉमी में चले गए, जहाँ पे डेटा है, रिटेल है, इन सब में उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो ओल्ड इकोनॉमी की हैसियत से देखेंगे तो जिस तरीके से ऑयल एंड गैस का उनका पूरा जो रिफाइनिंग यूनिट यहाँ पे था, वो सबसे बड़ी ग्रासरूट लेवल की रिफाइनरी थी, रिफाइनिंग कैपेसिटी थी, तो उस हिसाब से रोजगारी मिली है जामनगर के लोगों को। जामनगर में प्रॉस्पेरिटी आई है। जामनगर जहाँ पे मतलब गांव, जहाँ पे एक जमाने में ऐसा होता था, 2007-2008 में हमने स्टोरी भी की थी वहां पे, कि लोग अपनी बेटियां बिहाते हैं उस बेसिस पे कि अगर उस घर में जेसीबी है, जेसीबी है मतलब उनके पास रिलायंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेटी दुखी नहीं होगी, पैसा आएगा। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स थे, मतलब बैल और खेत निकल के अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स थे, वो अपनी गांव की जो वो होती है जातियां, उसमें वो उसका मापदंड बन गया था कि प्रॉस्परस है, इनके पास काम है, इनके पास पैसा है। तो ये हुआ है। पोर्ट अगर आप देखेंगे मुंद्रा का, जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप का मुंद्रा में, तो वहां पे क्या था, आज कच्छ में एक जमाने में आप देखने जाएंगे तो कुछ नहीं था। वो ओरिजिनली वो ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है पावर कॉरिडोर्स में, ओरिजिनली वो प्रिंट जो थी वो फोर्ब्स गोका टाटा ग्रुप की थी।
फिर वो बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट ने अपने तरीके से की और उसमें से फिर अदानी उसमें इन्वेस्टर के तरीके से एंकर हुए और बाद में धीरे धीरे वो पोर्ट उन्होंने अपना पूरा मतलब कर लिया। तो ये वहां पे जिस तरीके से मुंद्रा में डेवलपमेंट आया है, जो भी है वो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। पूरा मतलब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, रोजगारियां मिली है लोगों को, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है वहां पे। बहुत सारे लोग मतलब जो जमीन थी, जमीन के भाव बढ़े हैं तो उसकी वजह से भी वेल्थ हुई। ऐसा ही साणंद में हुआ है, जितनी ऑटो कंपनी आई तो साणंद में बहुत सारी बैंकें आई, साणंद में बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है। साथ ही साथ साणंद में सबसे ज्यादा गन लाइसेंसेस भी बिके हैं, क्योंकि जब पैसा आता है तो ये सब चीजें आती है। ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। हाँ, फेवर वगैरह की बात है तो वहां पे क्या मुद्दा आ जाता है कि जब ये गवर्नमेंट जिस एंगल से जाती है, बीजेपी कोई भी काम अगर करती है तो वो बड़े पैमाने पे करती है, तो उसमें पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो उसमें कैपेसिटी किन लोगों की है? टाटा ग्रुप की है, बिरला ग्रुप की है, रिलायंस ग्रुप की है, अंबानी की है, अदानी की है, किसकी है? तो उस तरीके से उसमें वो बिडिंग वगैरह जो भी होगा होगा। अब आप लाल किला देख लीजिए, लाल किला जिस तरीके से मेंटेन करने के लिए दालमिया ग्रुप को दिया गया, तो उनकी जो कैपेसिटी, उनका मिताबुत उनको मिला। तो ये सब चीजें होती है। जब एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की बात आती है, एयरवेज की, एयरपोर्ट्स की, रेलवेज की, तो कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं अदानी कि हम करेंगे। ये बेसिकली देखिए मेरे ख्याल से बेसिक हाउसकीपिंग का काम है, बहुत बड़ा नहीं है मेंटेन करना है, राइट? ठीक है, अब वो बड़े पैमाने पे उनको मिल रहा है, इतना ही है, इसमें कुछ और चीजें नहीं है। बट देखना आपको ये है कि आने वाले दिनों में एयर कार्गो मतलब एक जो ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आएगी, तब ये एयरपोर्ट्स कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हो सकते हैं, जो बड़े बड़े एयर कार्गो प्लेन्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े शिप्स हैंकर होते हैं अदानी के पोर्ट पे, वैसे बड़े कार्गो प्लेन्स हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, ये देखने लायक रहेगा। क्योंकि पूरी की पूरी एक इंडिया जैसे पूरी कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री है, इतनी बड़ी मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये सब है, तो इसमें ये सब होता है। फेवर से ज्यादा मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी कैपेसिटी तो आप बिड कीजिए और आप कीजिए। 251 फ्रीडम फोन आया, लेकिन उसका बाद में क्या हुआ? उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया सरकार से मांगा, वो फ्लॉप हो गया। आज हाईकोर्ट ने भी बोला है कि आपने ये जो पुल था, उसकी जो मोरबी ब्रिज की जो घटना हुई है, उसमें आपने टेंडर क्यों नहीं मंगवाया था? तो ऐसी प्रोसेसेस में जब ऐसा कुछ बाहर आता है तो डेफिनेटली सवाल कोर्ट से और जुडिशरी से और पत्रकारों से सभी जगह से आते हैं। तो फेवर है या नहीं है वो तब प्रूव होता है जब ऐसी कोई घटनाएं होती है, बाहर आता है, या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उस डायरेक्शन में करता है। तब तक हम ये कह नहीं सकते कि इनको फेवर मिल रही है या नहीं मिल रही। हाँ, आज ये हो गया है कि इनके पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है कि पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, तो उस तरीके से उनका ये सब खेल चल रहा है। हाँ, ये जो स्टार प्रचारक वाली बात है ना, इसमें थोड़ा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये कैसे डिसाइड होता है पता नहीं है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, फायर ब्रांड नेता के रूप से उनको स्टार प्रचारक के तौर पे सब जगह पे भेजा गया था। 2009 मुझे याद है, 300 से ज्यादा रैलियां उन्होंने एड्रेस की थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात थी। अभी आप देखिए गुजरात में उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनको स्टार प्रचारक की यादी में कहीं शामिल नहीं किया गया है। हालांकि गुजराती स्पीकिंग ऑडियंस बॉम्बे में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, साउथ में है, सब जगह पे। तो अगर गुजराती के भी हमारा सम्मेलन करते तो उसमें भी उन नेताओं को कहीं पे मतलब पोजीशनिंग नहीं दी गई। और ये सब जगह पे चुनाव हुए, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हुए। तो कहीं पे आपने विजय रूपानी जी को नहीं सुना, या आनंदीबेन पटेल को नहीं सुना, या भूपेंद्र पटेल को भी तक नहीं सुना है। जहां कहीं पे भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए तो वाराणसी में एटलीस्ट 2000 फैमिलीज गुजराती के हैं। तो ये हुआ नहीं है, समझ लीजिए। तो ये जो स्टार प्रचारक वाली जो फॉर्मूला, वो कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या उसके परिमाण है, ये सोचने लायक बात है। दूसरी एक बात, आप बहुत उत्सुकता से पूछ रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के बारे में मैं एक बात बता दूं। कांग्रेस ने कोरोना के खत्म होते ही एक चिंतन शिविर की थी द्वारका में, जहां पे राहुल गांधी आए थे। तब कांग्रेस ने एजेंडा तय किया था कि हम हर घर जाएंगे, गांव के हर घर जाएंगे। और ये खाट परिषद की जो बात आई थी ना नरेंद्र मोदी जी की जामनगर की सभा में, कि ये खटिया परिषद कर रहे, तो ये बात सही है। खटला परिषद करके हर एक गांव में जाके उन्होंने लोगों से बातचीत की और एकदम साइलेंटली कैंपेनिंग किया है, जब तक पूछा नहीं गया। जैसे आपने बोला वो सही बात थी कि नरेंद्र मोदी और मीडिया के सवाल करने पे आज राहुल गांधी, तो 22 तारीख को राहुल गांधी अमरेली और वासना में कुछ पब्लिक रैली एड्रेस कर रहे, ऐसी कुछ बात कल आ रही थी। तो ये सब चीजें ऐसे एकदम साइलेंट। और अब वो कारपेट बॉम्बिंग फेज में सब नेता आ गए हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस ने एक जमीन बना ली है, जैसे आम आदमी पार्टी ने शहरों में बनाई है, कांग्रेस ने गांव में बनाई है। पर आम आदमी पार्टी का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी जिस तरीके से शहरों में जमीन बना रही थी, और वक्त ऐसा था कि
लोगों के पास कुछ कामकाज था नहीं तो व्यापारी वहां पे जाके बैठता था टाउन हॉल्स में अरविंद केजरीवाल के, उनको सुनता था, उनको लगता था बात तो बंदा सही कर रहा है, अगर बेसिक्स फ्री मिलता है तो कोई बड़ी बात उसमें कोई खराबी नहीं है, तो पेट्रोल हम 100 रुपए का लगा देंगे। अब ये वीडियोस जब वायरल हुए तब गांव में तो लोग ऐसे ही बैठे थे, क्योंकि आपकी खेती का मौसम खत्म हो चुका था, तो गांव में ये चीज ने तूर पकड़ लिया है। तो अब देखना ये है कि रूरल में आम आदमी पार्टी कितना डेंट लगाती है कांग्रेस को, क्योंकि फ्री बैठे थे लोग, इनके जो वीडियो सोशल मीडिया पे चलते थे, 4G का फ्री डेटा पैक का जमाना है, तो लोग इस गांव में भी लोग इस मुद्दों से कन्विंस हुए हैं, शहरों में तो हुए ही हुए, लेकिन गांव में भी कन्विंस हुए। तो ये देखना है कि अगर आम आदमी पार्टी वोट तोड़ती है कांग्रेस का गांव में तो कितना तोड़ती है और शहरों में कितना तोड़ती है। अब ये मतलब मुझे लगता है 8 तारीख को सब पता चल जाएगा, जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे कि कितने वोट्स ट्रांसलेट हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। मैं हिमांशु जी से थोड़ा सा कुछ क्लेरिफिकेशन चाह रहा था। संडे को असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सूरत में थे और सूरत की उनकी एक छोटी सी सभा थी, कोई बहुत बड़ी सभा नहीं थी, वहां पर विरोध करने के लिए कुछ भाजपा के लोग पहुंच गए। अब असदुद्दीन ओवैसी का कितना बड़ा वोट बढ़ गया जिसका विरोध करने के लिए भाजपा के लोग पहुंच गए। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक प्रायोजित विरोध था ताकि वो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल थोड़ा सा खड़ा किया जा सके। असदुद्दीन ओवैसी का कोई विरोध कर रहा, फिर भाजपा विरोध कर रही है। इसमें आपका क्या मतलब मानना है? ये इस तरह की चीजें जो है चुनाव के समय बहुत होती है, सब मतलब वेल प्लान्ड होता है, बुना हुआ होता है। हाँ, गुजरात देखिए, गुजरात हमेशा एक सोशल लेबोरेटरी रहा है, तो ये सब होता रहता है, छोटी छोटी बात घटनाएं सामने आएंगी। मैंने जैसे बोला पहले ही, जैसे आनंद जी ने सवाल किया तो मैंने कहा कि ओवैसीउद्दीन की पार्टी जो है वो ओवैसी जी जिस तरीके से बोलते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको एक हिंदू सेंटीमेंट खड़ा हो जाता है कि भाई ये अगर पावर में आएंगे तो बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएगी, तो मेजोरिटी वोट आपके साथ चलेगा। और उसी तरीके से क्या होगा, माइनॉरिटी वोट्स आपके कट जाएंगे कांग्रेस को जो जाने वाले हैं। तो ओवैसी के स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, थोड़े एसिडिक रहते हैं, थोड़े नहीं ज्यादा एसिडिक रहते हैं कि हम आएंगे तो वो करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। तो ये पूरा एक सेंटिमेंटल, मैं बेसिकली बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, मैं सेंटिमेंट्स में बहुत मानता हूं। स्टॉक मार्केट जैसे चलता है सेंटिमेंट्स पे, तो इनका ग्राफ भी पॉलिटिकल ग्राफ इन सेंटिमेंट्स पे चलता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स पे। अब पब्लिक आज देखिए जिस तरीके से मुद्दा हुआ है, जो ये एकदम घरसम मर्डर है श्रद्धा का जो हुआ है, मतलब 35 टुकड़ों में आप लाश करके डाल देंगे, फ्रिज में सामने सर रखेंगे, तो ये चीज चुनावी मुद्दा बनेगी ही बनेगी। आप समझ लीजिए चीज, लव जिहाद का एंगल आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि ये मुद्दे इमोटिव मुद्दे होते हैं और चुनाव हमेशा इमोटिव मुद्दों पे ही लड़ा जाता है। राजनीति प्रोग्रेस डेवलपमेंट ठीक है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट कितना कहां तक पहुंचाएंगे। आप एग्जांपल देता हूं मैं आपको, द्वारका जहां पे 6,500 रूम इन्वेंट्री वाले होटल से आज सबसे बड़ी सौराष्ट्र कच्छ रीजन की एक होटल प्रॉपर्टी है 110 रूम की लेमन ट्री प्रीमियर की, द्वारका से जामनगर के तरफ आई है 20 किलोमीटर दूर। वो गांव से पूरे हिंदुस्तान को नमक जाता है, टाटा के सॉल्ट पैंस है वहां पे, ओखामड़ी करके गांव है, 700-800 लोग रहते हैं वहां पे। जैसे मैं चुनावी यात्रा में सब लोगों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, मैंने बोला ये सब मुद्दे चल रहे हैं, फ्री बिजली, बोले बिजली तो आने दो, बोले 66 केवी का कुछ सब स्टेशन है वहां से बिजली आती रेगुलर नहीं है, आती है रेगुलर नहीं है, 24 घंटे नहीं आती है। अब 24 घंटे आएगी तो मेरे को पता चलेगा ना कि मेरे को कितना यूनिट फ्री चाहिए। बोले पहले बिजली तो दो। स्कूल नहीं है वहां पे, मतलब स्कूल है तो टीचर्स नहीं है वहां पे। जो ग्रामीण लोग थे उसकी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स थे, उसके ऊपर सोलार के वो पैनल्स लगे हुए थे। बोले ये बत्ता काम नहीं करता, मतलब ये स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। तो ये देखिए ये चीजें होती है। जो गांव वहां पे 600 से 700 ज्यादा से ज्यादा रबारी कम्युनिटी के लोग हैं या वाघेर कम्युनिटी के लोग हैं, वहां की लोकल कम्युनिटी, वहां के लोग ज्यादातर खेती में मजदूरी करने के लिए जाते हैं या सॉल्ट पैंस में काम करने जाते हैं, जिनको अगरिया बोलते हैं गुजराती में। मीठा का जो सॉल्ट का होता है, नमक का जो अगर होता है, उसमें काम करने वाले को अगरिया बोलते हैं गुजराती में। तो वो उसमें जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान को जो गांव नमक खिला रहा है वहां पे ये हालत है। गुजरात क्लेम्स टू बी द नंबर 1 सॉल्ट मैन्युफैक्चरर, बट जो पूरे हिंदुस्तान को जो नमक खिला रहा है, टाटा केमिकल्स का सॉल्ट पैंस वहां पे, वहां से नमक पका के प्रोसेस होके वहां से मीठापुर में से प्रोसेस होके जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, उसका ये हालत है। तो विकास नहीं पहुंचा है, समझ लीजिए उस जगह पे, मतलब 20 किलोमीटर दूर विकास पहुंचा है। 6,500 वाले होटल से सब कुछ है। हिमांशु जी एक अंत में, क्योंकि समय वो एक जल्दी से आपसे समझ लें, क्योंकि मैं इसलिए ये जानना चाह रहा हूं,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो 10 गारंटीज की बात कर रहे हैं, वो गारंटी की बात कर रहे हैं। अब जरा मुझे आपको क्या फर्क समझ में आता है? गारंटी, रेवड़ी, फ्रीबीज, लाभार्थी। अब अपने हिसाब से मोदी जी एक कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो लाभार्थी हैं या ये गारंटी है, बाकी लोग दें तो वो फ्रीबीज या रेवड़ी हो जाती है। इनमें फर्क क्या है? मतलब मुझे तो सब एक ही चीज लग रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन, फ्री हेल्थ एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, ये रेवड़ियां नहीं है, ये किसी भी सरकार को देना है। आप एक पत्रकार के तौर पे सुबह आप अपना नित्यक्रम खत्म करके अखबार पढ़ेंगे, उसमें से खबरें निकालेंगे, आप ये टेलीविजन और डिबेट का जो शो करना है वो करेंगे, ये आपकी बेसिक ड्यूटीज है। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप ये पब्लिक इंडिया चलाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो जो सरकार को देना है वो देना है। अब हुआ क्या है कि पब्लिक ने गुजरात में जिस तरीके से उसको प्राइवेटाइज होने दिया, प्राइवेटाइज भले हुआ, मैं उसके ठीक है, जिसको पैसे से खरीदना है पैसे से खरीदे। मैं आज की तारीख में ऐसा बंदा हूं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं प्राइवेट में ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। जिसको गवर्नमेंट में जाना जाए, मैं मिडिल क्लास का बंदा हूं, मैं कहीं पे भी, मैं मानता हूं कि हर जगह पे पीएचसी है, सीएचसी है, मैं पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगा। बेसिक्स आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है तो आपको डेफिनेटली कोई ऐसे हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये प्राइवेटाइज होने के चक्कर में क्या हुआ कि बात कहीं ना कहीं ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों के इन्वेस्टमेंट से शिक्षा में, हेल्थ में, क्योंकि अभी ये प्राइवेटाइज, इसको अगर मान लीजिए गवर्नमेंट डोमेन में ले जाएंगे तो इनका जो पैसा लगा है उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ये रेवड़ी है। आइडियली दिस इज अ राइट ऑफ द पीपल, ये रेवड़िया नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है इसको एग्रेसिवली जाना चाहिए, सेइंग कि इन लोगों का इन्वेस्टमेंट खतरे में है, जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट, इनके डिटेल्स निकालना चाहिए आम आदमी पार्टी को और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए कि ये मंत्री का, इसका उसका इसमें, ये हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट है या स्कूल में इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ये नहीं होने दे रहा है। तब जाके पब्लिक कन्विंस होगी कि नहीं बात तो सही हो रही है। क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो गया, लोग खरीदने लगे तो लोगों को लगा ठीक है, अभी सरकार को तो ये देना ही नहीं है, चल रहा है तो कीप ऑन इन्वेस्टिंग, एक कंज्यूमर मॉडल है तो चल रहा है, पैसा बनाओ उसमें से। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इसके ऊपर जोर देना चाहिए कि निकालिए वो डिटेल्स कि किस मंत्री का, किसका, कौन से शिक्षण संस्थान में पैसा लगा है, कौन से हेल्थ इंस्टीट्यूट में पैसा लगा है, गुजरात में ही निकालिए और ले जाइए पब्लिक के सामने। तब जाके पता चलेगा पब्लिक को कि बॉस ये क्यों इसको रेवड़िया बोला जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। और एक जैसा आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा था कि भले ही कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो रियल इश्यूज हैं, जो हमारे और आपको जिससे फर्क पड़ता है, उन इश्यूज पे आ तो रहे हैं। अब कितना आ पाएंगे और कितना टाइम लगेगा, एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकतंत्र किसी ना किसी दिन असली मुद्दों पे लड़ा जाएगा कि भाई हमारी बेरोजगारी, हमारी महंगाई, दूसरी एक चीज भी आपको समझनी है कि 1.25 करोड़ कार्यकर्ता जिस तरीके के बीजेपी से, और उनका एक वोट बेस बढ़ रहा है, सीटें भले घट रही है, वो पावर में रहना चाहते हैं जिस तरीके से, तो इस फॉर्मूला को आप कैसे फाइट करेंगे पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा और उसमें मतलब किस तरीके से वो हल निकालते। वही बात, 3.5 वोट चैलेंज फॉर बीजेपी, 3.5 वोट्स अ बिग चैलेंज फॉर आम आदमी पार्टी फ्रॉम 0 to 3.5। एंड अगर गठबंधन होता है तो कैसे चावल का दाना लाए, मूंग का दाना लाए और खिचड़ी कैसे बनाई और कैसे चलाते आप सरकार, ये सबसे बड़ी चैलेंज है मेरे ख्याल से। करेक्ट करेक्ट।